दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं भोला सर, मेरा यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं क्लास 11 की वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना दोस्तों। तो चलो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो सारे लगभग हमने बोर्ड में लिखा हो, तो पहला क्वेश्चन को देखता हूँ कि क्या कह रहा है आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था? तो दोस्तों, बताना है कि किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था। चलो दोस्तों, देखते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है मुस्लिम लीग, दूसरा ऑप्शन है हिंदू महासभा, और तीसरा ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और चौथा ऑप्शन है कम्युनिस्ट दल। तो दोस्तों, बताना है कि किस दल ने जो बैठक हुई थी, संविधान सभा की जो बैठक हुई थी, उस बैठक को बहिष्कार कर दिया था, यानी कि उस बैठक में वो भाग नहीं लिया था। तो कौन सा वो दल था, ये बताना है। तो चलो दोस्तों, देखते हैं इसका जो राइट आंसर होगा, वो राइट आंसर होगा दोस्तों मुस्लिम लीग। इन्होंने संविधान सभा की बैठक को बहिष्कार कर दिया था, क्योंकि इन्हें ऐसा लगा कि जो संविधान सभा बन रहा है वो संविधान सभा हमारे हित में नहीं है, इसलिए इन्होंने एक अलग राष्ट्र की मांग ही कर डाली थी। तो इसलिए इन्होंने क्या किया था कि इस सभा में भाग ही नहीं लिया था। तो चलो दोस्तों, करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं उस मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो चलो दोस्तों, देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑप्शन कह रहा है प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। ये 4 ऑप्शन है दोस्तों। बताना है कि राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, चलते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री है ऑप्शन, ऑप्शन बी में है राज्यपाल, ऑप्शन सी में है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी में है उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों, बताना है कि कौन राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है उस मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। तो दोस्तों, चलते हैं इसके राइट आंसर की ओर। राइट आंसर जो होगा दोस्तों, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो करता है वो राज्य के राज्यपाल करता है। तो दोस्तों, याद रखना है कि राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, और देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति हमारे देश के राष्ट्रपति करते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय जनरल गवर्नर कौन थे? तो ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्री राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी कह रहा है राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन बी कह रहा है दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। तो दोस्तों, बताना है कि इस 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो पहला ऑप्शन जो दिया गया था वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन जो था वो था श्री राजगोपालाचारी, और ऑप्शन सी जो है वो है राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन बी जो है वो है लॉर्ड माउंटबेटन। राइट आंसर की ओर, और आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, बता दूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन में बी है, ऑप्शन बी जो है वो है श्री राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी जो है वो है राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन डी जो है वो है लॉर्ड माउंटबेटन। तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर थे वो थे श्री राजगोपालाचारी, और यदि पूछा जाए भारतीय छोड़ करके कि प्रथम कौन थे, तो फिर वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। यदि भारतीय पूछा जाएगा तो आप श्री राजगोपालाचारी पे जाएंगे, और यदि नॉर्मली पूछा जा रहा है कि प्रथम कौन थे तो आप लॉर्ड माउंटबेटन की ओर जाएंगे। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, किस अनुच्छेद के द्वारा लोक सेवाओं में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित की
की गई है कि इस अनुच्छेद में ये बताया गया है कि सरकारी वैकेंसियों, नौकरियों या सरकारी अवसर में समान सेवाएं सुनिश्चित की गई है। तो समान अवसर किसमें सुनिश्चित की गई है? वो अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 15 है, या अनुच्छेद 16 है, या अनुच्छेद 17 है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों मैं बता दूं, अनुच्छेद 14 जो है उसमें समानता की बात की गई है, कानूनों के समक्ष समानता की बात की गई है, जबकि अनुच्छेद 15 कहता है किसी लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, जबकि अनुच्छेद 16 कहता है कि किसी भी लोक सेवा में यदि वैकेंसी वगैरह आता है तो उस वैकेंसियों में सभी जाति धर्म के लोगों को समान अवसर दिया जाना चाहिए। तो अनुच्छेद सी हमारा ये राइट आंसर होगा। और अनुच्छेद 17 जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि अनुच्छेद 17 जो कहता है वो कहता है अस्पृश्यता यानी जो छुआछूत है उस छुआछूत की समाप्ति, उन्मूलन की ओर बताता है। तो चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है राष्ट्रपति कितने योग्यता प्राप्त सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं? राष्ट्रपति कितने योग्यता प्राप्त सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं? तो ये बताना है कि राष्ट्रपति कितने मेंबर को राज्यसभा में अपने से मनोनीत करके भेजते हैं। तो पहला ऑप्शन है 10 सदस्य, ऑप्शन बी है 12 सदस्य, ऑप्शन सी है 15 सदस्य और ऑप्शन डी है आपका 18 सदस्य। तो बताना है कि कौन कितने सदस्य जो है वो राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करके भेजते हैं। तो दोस्तों बता दूं कि राष्ट्रपति 12 सदस्य को राज्यसभा में मनोनीत करके भेजते हैं और वो 12 सदस्य किसी क्षेत्र से योग्यता प्राप्त किए हुए रहते हैं जिसे राष्ट्रपति मनोनीत करके भेजते हैं। तो चलो दोस्तों करते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? दोस्तों बताना है कि भारत का सबसे बड़ा जो न्यायालय है वो कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा न्यायालय। तो चलो दोस्तों देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन है उच्च न्यायालय, दूसरा ऑप्शन है जन अदालत, तीसरा ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा उच्चतम न्यायालय। सॉरी दोस्तों, चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ इनमें से सभी, लेकिन इनमें से सभी ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नंबर होगा उच्चतम न्यायालय। हमारे देश की जो सबसे बड़ी उच्च न्यायालय है वो है हमारे देश का उच्चतम न्यायालय, जिसको हम लोग सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है राज्यसभा के सभापति कौन होता है? राज्यसभा के सभापति कौन होता है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कह रहा है कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। तो दोस्तों राज्यसभा के जो सभापति है होता है वो हमेशा प्रेजेंट टाइम में जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपराष्ट्रपति, लेकिन एक ऑप्शन आप हमको मिटाना पड़ेगा क्योंकि एक ऑप्शन जो है वो गलत है। गलत तो नहीं है, दो बार लिखा गया था, तो इसको यहां हम एक मुख्यमंत्री डाल देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों राज्यसभा के जो सभापति होता है वो होता है हमारे देश के वर्तमान उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे ये YouTube चैनल आरसी क्लासेस में ये केवल पॉलिटिकल ही नहीं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश ये सारे वीडियो अपलोड किए जाते हैं आपके लिए। तो आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था? संविधान सभा द्वारा जो संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो उस टाइम पे कितना दिन लगा, क्या समय लगा था संविधान के निर्माण करने में? तो ऑप्शन ए है 1 वर्ष, ऑप्शन बी है 2 वर्ष, ऑप्शन सी कह रहा है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन और ऑप्शन डी कह रहा है 3 वर्ष 11 महीना 18 दिन। तो बताना है दोस्तों
कि कौन सा ऑप्शन राइट है। तो दोस्तों इसकी जो राइट आंसर होगा वो होगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। ये हमारा संविधान जब निर्माण हुआ था इतनी समय लगा था, तब जाके आज हमारा इतना सुंदर सा संविधान बन के तैयार हुआ है और उसी संविधान के द्वारा आज इतनी बड़ी देश चल रही है। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मूल संविधान में कुल कितने भाग थे। मूल संविधान में कुल कितने भाग थे। तो बताना है दोस्तों कि जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस टाइम कितने भाग थे। तो दोस्तों बताना है। ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 22 यानी 22, ऑप्शन सी कह रहा है 20, ऑप्शन डी कह रहा है, इसको बढ़ा देते हैं, इसको कर देते हैं 24। तो कौन सा ऑप्शन राइट है वो बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो 22 यानी कि 22 भाग था और वर्तमान में यह बढ़कर अभी 25 हो चुका है। तो दोस्तों यदि पूछा जाए कि वर्तमान में संविधान सभा में कितने भाग है तो ऑप्शन नंबर ए है 25, इसमें जाकर के आपको टिक करना है। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये कह रहा है इनमें से कौन मौलिक अधिकार के संशोधन में सक्षम है। कौन मौलिक अधिकार में के संशोधन में सक्षम है। तो बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन मौलिक अधिकार के संशोधन में सक्षम है। लोकसभा पहला ऑप्शन जो है दोस्तों आपका वो है लोकसभा, दूसरा जो है वो है राष्ट्रपति और तीसरा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय और चौथा जो डी नंबर ऑप्शन है वो है संसद। तो बताना है दोस्तों कि कौन सा ऑप्शन सही है। ए, बी, सी या डी। कौन है ऐसा जो मौलिक अधिकार में संशोधित कर सकता है। यदि हमारे जो मौलिक अधिकार है उस मौलिक अधिकार में किसी प्रकार का हनन होता है तो उस हनन को कौन है जो दखल दे सकता है, कौन है जो रोक सकता है, कौन है जो परिवर्तन कर सकता है। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय है जो क्या कर सकता है कि हमारे जो मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है उस मौलिक अधिकार में किसी प्रकार का हनन होता है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे सर्वोच्च न्यायालय में इसका अपील कर सकते हैं, जहां से उस मौलिक अधिकार का जो निवारण होगा वो आसानी से हो सकता है। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 क्वेश्चन कह रहा है संविधान में कितने प्रकार का आपातकाल का वर्णन किया गया है। संविधान में कितने प्रकार का आपातकाल का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों बता दूं कि संविधान में मुख्यतः 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था किया गया है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। दोस्तों 2019 का वो समय था कोरोना काल का जब एक आपातकाल लागू हुआ था। तो कभी कभी पूछा जा सकता है कि जो 2019 का जो आपातकाल था वो किस प्रकार का आपातकाल था, कितने प्रकार के। तो दोस्तों मुख्यतः 3 प्रकार के आपातकाल लागू होता है। अनुच्छेद 352 जो युद्ध संबंधित होता है, अनुच्छेद 356 जो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है और अनुच्छेद 360 जो होता है दोस्तों वो होता है कि वित्तीय आपात संबंधित आपातकालीन। तो 3 प्रकार की आपातकालीन होता है जब वित्तीय आपात जो होता है और आपातकालीन 352 भी याद रखना है दोस्तों। अभी जो ऑप्शन नंबर सी आपका है वो है और दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो 3 है मुख्यतः 3 प्रकार के आपातकालीन लागू होता है। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका शासन है। तो बताना है कि भारत के वो कौन कौन से राज्य है जहां पे दो सदन चलता है। 2 सदन चलता है। जैसे एग्जांपल में आपको मैं बताऊं कि झारखंड का एक एग्जांपल लेते हैं तो झारखंड में एक ही विधानसभा एक ही चलता है, यहाँ 2 सदन नहीं है। कभी कभी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन जो है वो द्विसदात्मक है या कौन जो है वो द्विसदात्मक नहीं है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो मैं जानकारी के अनुसार बता दूं कि भारत के 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर 2 सदन प्रणाली अभी भी चल रही है। तो दोस्तों क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं कि भारत के कितने राज्यों में। तो यहाँ पूछा गया है कि कितने राज्यों में। तो वर्तमान में अभी भारत में 6 राज्यों पर द्विसदात्मक प्रणाली अभी भी चल रही है। दोस्तों मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो 2 सदन चल रही है
वो चल रहा है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में चल रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों, याद रखना है इसको। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में कितने विषय हैं? तो दोस्तों संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के बारे में आप पढ़े होंगे, जिसमें बहुत सारे देश में जो क्रियाकलाप चलता है उस विषयों को रखा गया है। तो किसी को संघ सूची में रखा गया है, किसी को राज्य सूची में रखा गया है, तो किसी को समवर्ती सूची यानी दोनों के समावेश में रखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि भारत के कितने राज्यों में और संघ सूची में कितने विषय है? संघ सूची में कितने विषय है? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है 97, ऑप्शन बी है 98, ऑप्शन सी है 100 और ऑप्शन डी है 102। तो मैं बता दूं दोस्तों, अभी वर्तमान में जो संघ सूची है वो पूरा 100 की 100 है और ये घटते बढ़ते रहता है। तो अभी तो वर्तमान में ये 100 ही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब पूछा गया है अगला क्वेश्चन दोस्तों कि झारखंड में उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है या स्थित है? झारखंड में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है जमशेदपुर, ऑप्शन बी कह रहा है रांची और ऑप्शन सी कह रहा है सिमडेगा या ऑप्शन डी कह रहा है पलामू। बताना है जिला में से कौन सी जिला में झारखंड उच्च न्यायालय स्थित है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि झारखंड उच्च न्यायालय हमारे झारखंड के रांची जो जिला है उसी जिला में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को इसी तरह देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी तक चैनल को तो कर ले। चलो दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं 15 क्या कह रहा है। सन 1959 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? बताना है कि सन 1959 में त्रिस्तरीय पंचायती राज को लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? तो चलते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन ए कह रहा है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी कह रहा है राजस्थान, ऑप्शन सी कह रहा है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी कह रहा है कर्नाटक। तो दोस्तों बताना है कि कौन सा राज्य जो है जिसमें पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और मैं बता दूं कि राजस्थान का एक जिला नागौर जिला है जिस जिले में पहली बार ये व्यवस्था यानी कि पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था। चलिए दोस्तों को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑप्शन कह रहा है केंद्रों से, राज्यों से, सर्वोच्च न्यायालय से या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है संसद से। तो बताना है दोस्तों कि किससे इसका संबंधित है। 73वें संशोधन का संबंध जो है वो किससे है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि दोस्तों संविधान के 73वें और 74वें संशोधन को सन 1993 में अपनाया गया और ये संशोधन जो अपनाया गया था ये ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्रों को प्रदान की गई थी। 11वें अनुसूची और 12वीं अनुसूची में इसको रखा गया है। तो 11वीं अनुसूची में ग्रामीण क्षेत्र आता है और 12वीं अनुसूची में नगर निगम शहरी क्षेत्रों वाले को दिया गया है। तो ये भी याद रखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि इस संविधान संशोधन में भारत की प्रस्तावना में एकता और अखंडता को जोड़ा गया था। अब बताना है कि किस संविधान संशोधन में भारत की प्रस्तावना में एकता और अखंडता को जोड़ा गया था। बताना है किस संवैधानिक संशोधन में ऐसा हुआ कि भारत के जो प्रस्तावना है उसमें एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 42वें संविधान संशोधन 1976। दोस्तों मैंने ईयर भी लिख दिया है क्योंकि कभी कभी क्या करता है बोर्ड वाले कि ये संशोधन दे देगा, पूछेगा कौन सा ईयर में ये हुआ था, कि घटना कब से कब हुआ था वो दे देता है। तो इसलिए मैंने इस बार ईयर को भी ले लिया है। ऑप्शन बी कह रहा है 44वें संशोधन 1978। ऑप्शन सी कह रहा है 61वें संशोधन
1989 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 42वें संशोधन 1976 में ही एकता और अखंडता जैसे शब्द को भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया था। और ऑप्शन बी 44वें संविधान संशोधन में हुआ क्या था कि इसमें जो संपत्ति के अधिकार था, जो पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, उसे हटा करके कानूनी दर्जा दे दिया गया। और 61वें संविधान संशोधन में क्या हुआ कि जो मत देने की अधिकार था 21 वर्ष, उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं तीनों ही ऑप्शन किसी क्वेश्चन से संबंधित है, तो आप तीनों ही ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और याद करने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है भारतीय संविधान पर निम्नलिखित में किसने सर्वाधिक प्रभाव छोड़ा। बताना है कि भारतीय संविधान में इनमें से कौन है जो सबसे ज्यादा प्रभाव छोड़ा है। चलते हैं कि इनमें से कौन है ऑप्शन देखने के लिए। पहला ऑप्शन है ब्रिटिश संविधान। दोस्तों ब्रिटिश संविधान का भी प्रभाव भारतीय संविधान में है, लेकिन क्वेश्चन कहा गया है कि सबसे सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा प्रभाव किसने छोड़ा। ब्रिटिश का तो है ही। ऑस्ट्रेलिया का संविधान, दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का संविधान भी है, मैं बताऊंगा कि क्या क्या है। अमेरिका का संविधान, दोस्तों ये भी है, इन्होंने भी भारतीय संविधान में अपना प्रभाव छोड़ रखा है। और एक ऑप्शन है भारत सरकार का अधिनियम 1935, तो ये भी भारतीय संविधान में अपना प्रभाव छोड़ के रखा है। तो दोस्तों बताना है कि सबसे ज्यादा किसने प्रभाव छोड़ा है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा प्रभाव यदि किसी ने छोड़ा है तो वो छोड़ा है भारतीय सरकार अधिनियम 1935 एक्ट के तहत जो अपनाया जाता था, यही सबसे ज्यादा प्रभाव भारतीय संविधान में छोड़ा है। अब दोस्तों बात रहा कि ब्रिटिश संविधान, तो ब्रिटिश संविधान से ही हमारी संसदीय प्रणाली है। उसके बाद ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है, इससे हमारा संवर्ती सूची जो लिया गया है, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऐसे बहुत सारे तत्व जो है और भी ब्रिटिश से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मुख्यतः जो है वो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वो आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अमेरिका से दोस्तों मौलिक अधिकार लिया गया है, जो बहुत बार पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, या कभी पूछा जाता है कि संवर्ती सूची जो हमारे संविधान में है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। या फिर पूछ सकता है कि हमारी जो संसदीय प्रणाली है वो संसदीय प्रणाली किस देश का एक अंग था, किस देश से लिया गया है। तो ये भी पूछा जा सकता है, अब याद रखें इसको। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है किस राज्य की राजधानी अमरावती है। दोस्तों एक तो क्वेश्चन आपका ऐसा रहेगा ही रहेगा कि ये पूछा जा सकता है कि इस राज्य की जो राजधानी है वो क्या है, या फिर राजधानी दिया हुआ रहेगा और राज्य पूछे, कुछ भी कर सकता है। तो आपको राज्य और राजधानी जो है वो याद होनी चाहिए, और नहीं भी है तो याद कर ले। अभी पूछा गया है कि किस राज्य की राजधानी अमरावती है। दोस्तों आपको पता होगा मध्य प्रदेश जो कि भोपाल की राजधानी है, छत्तीसगढ़ जो कि रायपुर, और आंध्र प्रदेश अमरावती, और तमिलनाडु जो कि चेन्नई का है। इसका राइट आंसर होगा वो होगा आंध्र प्रदेश। बाकी सबका अलग अलग है, अभी जैसे मैंने बताया याद कर ले। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू की जाती है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू की जाती है। दोस्तों पूछा गया है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है। तो मैंने पहले वीडियो में ही बताया है कि जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो 3 तरह से लगता है। एक अनुच्छेद 352 है, एक 360 है, और एक 356 है। तो 356 जो है वो राज्यों में लगाया जाता है। जब किसी मंत्री का वगैरह का जब शासन नहीं चलने लगता है तो या अबदस्त करके उसको क्या करते हैं, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। लेकिन 352 जो होता है जब कभी देश में युद्ध जैसी संकट स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो वैसे स्थिति में अनुच्छेद 352 लगा करके भी देश में राष्ट्रपति शासन लागू की जा सकती है। और देश में कभी कभी क्या होता है कि वित्तीय व्यवस्था भी गड़बड़ होती है, तो ऐसी स्थिति में भी क्या होता है कि वित्तीय संबंधित आपातकालीन भी लागू राष्ट्रपति 360 के तहत कर सकता है। तो अभी जो है वो पूछा गया कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तो राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है वो होता है 356।
अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लागू होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।